गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों आप सब? अरे वाह, एकदम मस्त एकदम मस्त। हालचाल सब ठीक? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए। हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। जय हो। गुड मॉर्निंग। राम राम। जय हो जय हो जय हो। चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की कहानी। ठीक है। ओके बच्चों, कल की क्लास में मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाया था। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करी थी, और काइनेटिक एनर्जी से फिर हम लोग कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप में से किसी बच्चे को याद हो वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट बताना चाहो तो प्लीज एक बार बता दो। ठीक है, क्या बच्चों इसमें कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन काउंट होता है? कंजर्वेटिव का, सूडो का, नॉन कंजर्वेटिव, ऑल फोर्सेस, एब्सोल्युटली। ठीक है। और फिर उसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखे थे जिसमें सीधे सीधे कुछ में था कि भाई वेलोसिटी निकाल के आप काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस ले लो, वर्क डन आएगा। कुछ में हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन आइडेंटिफाई करके वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी थी। तो ये बच्चों हम लोगों ने कल किया था। आज की क्लास में जो मेन मुद्दा रहेगा बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, मेन मुद्दा रहेगा बच्चों आज के डिस्कशन का, वो रहेगा पोटेंशियल एनर्जी। गुड मॉर्निंग बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी हम लोग, गुड मॉर्निंग, काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग बेटा। पोटेंशियल एनर्जी और पढ़ेंगे, और फिर एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे। राधे राधे। चलिए बच्चों आ जाइए। तो पोटेंशियल एनर्जी समझने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें टाइप्स ऑफ फोर्सेस पे भी एक बार समझना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का जो रास्ता है या उसको समझने का जो एक रास्ता है वो यहीं से गुजरता है। मतलब ये तीनों चीजें आपको पहले क्लियर होनी चाहिए। कॉमनली अकरिंग फोर्सेस है बच्चों, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और सेंट्रल फोर्सेस। तो एक एक करके तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डिस्कशन शुरू करते हैं बच्चों कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। तो सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। आप में से जिस भी बच्चे को कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में जो भी जानकारी है बताना चाहे बच्चों, बिल्कुल बताइए, डरिए मत। सही गलत का कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो हम लोग पढ़ने आए हैं, गलत होगा तो सही सीख लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए, कोई बच्चों बताना चाहे। हाँ। कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। अच्छा, ओके। और कोई कुछ बताना चाहे? एक पॉइंट तो मिल गया, और कोई कुछ? इनका वर्क डन रिवर्सिबल होता है। ओके। और कोई कुछ कह रहा था कि इनका वर्क डन कभी जीरो नहीं होता है, ये बात भी है? जीरो आता है हमेशा। अच्छा, ठीक। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है। ओके, बहुत बढ़िया बच्चों, यार काफी सारे सही सही पॉइंट्स मिले, वेरी गुड। थोड़ा सा मैं जो भी आपने पॉइंट्स बताए हैं उन्हीं के बेसिस बच्चों मैं आपको डेफिनेशन थोड़ा सा कंजर्वेटिव फोर्सेस की बताता हूँ। दो तरीके से किताबों में लिखा रहता है कंजर्वेटिव फोर्सेस। बोलिए बेटा। नॉन जीरो रहता है, वैसे तो डिपेंड करता है, लेकिन क्या बेटा? मैं एक सेकंड एग्जांपल देता हूं आपको। लैग भी हो रहा है क्या? आवाज धीमे आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक। बच्चों एक बार जिनके यहाँ भी समस्या है, अपने उधर जो है सेंटर पे चेक करा लीजिए। अगर नहीं सॉल्व होती है तो फिर बताइए, फिर मैं इधर कुछ चेंजेस करूँ। अच्छा अच्छा। तो हाँ, साउंड की आपने आवाज तेज कर ली है? हाँ हाँ। साउंड जो स्पीकर्स लगे हाँ। बच्चों की ज्यादा आती, मेरी कम आती है। ठीक है, आप ही के सेंटर पे शायद समस्या, बाकी सेंटरों पे तो सब ठीक चल रहा है मेरे हिसाब से, क्यों बच्चों? हाँ, तो एक बार आप चेक कर लीजिए अपने एंड पे। अच्छा बच्चों आ जाइए। तो हम लोग कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बात कर रहे थे। एक किसी बच्चे ने पूछा कि सर इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन जीरो या नॉन जीरो। देखिए, इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन नॉन जीरो का केस मैं आपको दे देता हूं। जीरो तो हो सकता है कि मान लो इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। नॉन जीरो का भी आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे ये देखिए, प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, अगर आप इन दोनों को रिलीज कर देंगे तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा,
और इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। तो आप रिलीज कर दो, ये इधर कुछ देर के बाद पॉजिटिव पहुंच जाएगा, नेगेटिव कुछ इधर पहुंच जाएगा, तो देखो वर्क हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, फोर्स भी लग रहा है, एंगल 0 डिग्री है, cos 0, तो वर्क डन आ गया। हाँ, मोमेंटम भी आ जाएगा ना, मास है और वेलोसिटी है, बिल्कुल। क्या सवाल था, बोलिए। मैंने आपको बता दिया सारी चीजें, फिर आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन भी नॉन जीरो आ सकता है और मोमेंटम भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन पूरे सिस्टम के मोमेंटम में चेंज नहीं होगा। इंटरनल फोर्सेस से पूरे सिस्टम के मोमेंटम में चेंज नहीं होगा। हाँ, दे कैन चेंज काइनेटिक एनर्जी, पहला हिस्सा सही है। और दूसरा क्या बोल रहा है? हाँ, मोमेंटम चेंज नहीं कर पाएंगे, सही है, सही है। हाँ, एनर्जी बढ़ा सकता है, बदल सकता है, लीनियर मोमेंटम को चेंज नहीं कर पाएगा। पूरे सिस्टम का नहीं चेंज होगा, इंडिविजुअल पार्टिकल्स का चेंज हो जाएगा। मतलब जैसे ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो इंडिविजुअल का चेंज हो जाएगा, पूरे सिस्टम का चेंज नहीं होगा। आ जाइए बच्चों। हाँ, कंजर्वेटिव पे यार तुम लोगों ने बढ़िया पॉइंट्स बताए, और लगभग लगभग सारे बच्चों के सारे पॉइंट सही थे जिन्होंने बताए। थोड़ा सा मैं उसी में दो तीन चीजें ऐड करके आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। देखिए बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनका वर्क डन, ठीक है, वर्क डन, अभी लिखिए नहीं बच्चों, आप केवल मेरी बात दो तीन सुन लीजिए, मैं आपको एक एक करके सारी चीजें लिखवा दूंगा। कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। मतलब इनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आपने पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट जो किया है वो किस पाथ से किया है, तो पाथ इंडिपेंडेंट रहेगा। मतलब पाथ इंडिपेंडेंट रहेगा बच्चों, लेकिन ये इस बात पे जरूर डिपेंड करेगा कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है। वर्क डन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, ये चीज रहेगी बच्चों, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन, बट इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और बच्चों ध्यान रखिए कि जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वो क्लोज्ड लूप में उनका वर्क डन जीरो रहेगा। जैसे मान लीजिए बच्चों, ये पॉइंट ए से शुरू करते हैं और ऐसे पूरा चक्कर लगा के वापस से पॉइंट ए पे पहुंच जाते हैं, तो इस केस में जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे उन सबका फोर्स का वर्क डन जीरो रहेगा। अगर क्लोज लूप में वर्क डन नॉन जीरो आता है तो फिर वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा, ठीक है। ये बच्चों तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कुछ किताबों में बच्चों इसको बेसिस मान के डेफिनेशन दे देते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस आर द फोर्सेस वर्क डन बाय व्हिच आर पाथ इंडिपेंडेंट। कुछ में बच्चों ऐसा लिख देते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस आर द फोर्सेस वर्क डन बाय व्हिच डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द पाथ टेकन। किस कुछ किताबों में ऐसे लिख देंगे कि कंजर्वेटिव फोर्सेस आर द फोर्सेस वर्क डन बाय व्हिच इन अ क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। तो कुल मिला के बच्चों ये तीन चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए किसी भी फोर्स के लिए, तभी उसको हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में डालेंगे। अब बच्चों कई बार सवाल ऐसे भी आ सकते हैं कि आपको एक फोर्स दे देगा और आपसे पूछ देगा कि बेटा बताइए ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं। तो बच्चों देखिए, कुछ आपको मैं बता देता हूं, कुछ फोर्सेस जो हमेशा कंजर्वेटिव रहेंगे। कौन कौन से? एक तो बच्चों कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स कैसे सर? जैसे बच्चों मैं आपको कह दूं कि एक ब्लॉक है, उस पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन टुवर्ड्स राइट, तो कांस्टेंट फोर्स है, मैग्नीट्यूड जो है 10 न्यूटन है, राइट की तरफ लग रहा है। ऐसे फोर्सेस आपको दिए जाएं कि भाई फोर्स है 5i माइनस 3j कैप, ये फोर्स है बच्चों, तो ये कांस्टेंट फोर्स है। तो जब भी कोई कांस्टेंट फोर्स रहेगा उसका वर्क डन कांस्टेंट, मतलब जो है पाथ इंडिपेंडेंट वर्क डन रहेगा, और ये कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर बच्चों आपने सवाल, वैसे तो आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने इस तरह के जो कांस्टेंट फोर्सेस के वर्क डन निकाले हैं ना, उसमें देखिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि ऑब्जेक्ट किस पाथ से गया है। हम लोग हमेशा आपको ऐसे बता देता था कि बताओ बेटा वर्क डन कितना होगा, पार्टिकल गॉट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 0,1 टू 2,3, पार्टिकल 2,3 से 0,1 चला गया, बताओ वर्क डन कितना होगा। मैंने कभी आपको ये नहीं बताया कि बेटा इस पाथ से इस पाथ जाने के लिए उसने सेमी सर्कुलर पाथ लिया है या पैराबोलिक पाथ लिया या स्ट्रेट लाइन गया, कभी कुछ नहीं बताया। बस इतना बताते कि बेटा ये फोर्स है, बताओ इसके लिए कितना वर्क डन होगा। आप सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट निकालते थे, एफ डॉट एस कर देते थे बस। आप भी नहीं पूछते थे कि सर कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं। तो इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए बच्चों ये कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में आएगा।
ठीक है। और कौन से फोर्सेस बेटा? ऐसे फोर्सेस जिसमें आई के साथ बच्चों एफ एक्स का फंक्शन हो, ठीक है, और जे कंपोनेंट के साथ वाई का फंक्शन हो, और के कंपोनेंट के साथ जेड का फंक्शन हो, ठीक है बेटा। ऐसे फोर्सेस भी कंजर्वेटिव फोर्सेस के ही कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। आई के साथ एफ एक्स हो, वाई के साथ एफ वाई हो, के साथ एफ जेड हो। जैसे बच्चों मैं आप लोग को ये वाले सवाल कुछ कराया था कि जहां पे मैंने ऐसा लिख दिया था 3x आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड क्यूब के कैप। अच्छा बच्चों, जब मैंने आपको इसके वर्कडन के लिए पूछा था तो भी मैंने आपको केवल पॉइंट्स दे दिए थे कि पार्टिकल 0,0,0 से शुरुआत करता है और जाता है 1 2 3 तक। मैंने कभी आपको नहीं बताया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने के लिए पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है। तो डिपेंड ही नहीं करता, इनिशियल पॉइंट भी डिपेंड करेगा, फाइनल पॉइंट भी डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये वाले फोर्सेस भी आपके कैसे फोर्सेस होंगे? कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे। और बच्चों देखिए, एक मैंने आपको बताया था, जहां पे मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स है वो परफेक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए। परफेक्ट डिफरेंशियल का क्या मतलब हो गया? मैं बताता हूं। परफेक्ट डिफरेंशियल का मतलब देखिए, परफेक्ट डिफरेंशियल का मतलब बच्चों जैसे आपको फोर्स दे दिया है ना, कुछ ऐसा दे दिया आपको फोर्स कि वाई आई कैप प्लस एक्स ए कैप, ठीक है। क्या बच्चों ये इस वाली कैटेगरी में ये वाला फोर्स लाई करता है क्या? ये वाला जो फोर्स है क्या वो इस कैटेगरी में आता है या नहीं आता? आपको क्या लग रहा है? आई के साथ वाई का फंक्शन है, जे के साथ एक्स का फंक्शन है, तो बच्चों इस कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा? बताइए। यहां पे देखिए नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे बेटा आई के साथ एक्स का फंक्शन है, यहां देखिए आई के साथ वाई का फंक्शन आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए जे के साथ वाई का फंक्शन होना चाहिए, यहाँ जे के साथ एक्स का फंक्शन आ रहा है। मतलब ये वाला जो कैटेगरी है वो यहां अप्लाई नहीं होगा बेटा, है ना। तो फिर ऐसे केसेस में क्या करें? जब आई के साथ कुछ रैंडम एक्स वाई का फंक्शन हो, जे के साथ कुछ एक्स वाई का फंक्शन हो, फिर क्या करें? फिर आप, हाँ, आपको चेक करना पड़ेगा परफेक्ट डिफरेंशियल है या नहीं। वो कैसे चेक करते हैं सर? कुछ मैंने आपको बताया था इस टाइप के फोर्सेस का वर्क डन निकालने के लिए कि आप इसको पहले वाले को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली इंटीग्रेट कर दीजिए। याद आ रहा है बेटा? और इस वाले को किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा? वाई के रेस्पेक्ट में। तो बेटा जब देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो बेटा इसका इंटीग्रेशन चूंकि y कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या बचेगा? x बचेगा, है ना। जब बेटा आप इसको पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो x तो एज इट इज रहेगा, dy चूंकि x कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dy का इंटीग्रेशन क्या बचेगा बेटा? xy। क्या बच्चों दोनों चीजें बराबर आ रही हैं? तो ये परफेक्ट डिफरेंशियल है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप लोगों ने जितने भी हम लोगों ने सवाल किए थे ना वहां पे, आपको याद हो तो दोनों बराबर आ रहे थे, है ना। फिर हम लोग बोल देते थे बेटा इसका वर्क डन जो होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा? बताइए बेटा। दोनों बराबर आ गए, फिर हम, हाँ, तो एक्स वाई के बराबर हो जाएगा ना इसका वर्क डन। फिर हम लिमिट्स रख देते थे कि जहां से जहां तक ले जा रहा है 0,1 से 1,1 जहां पे भी, फिर वो लिमिट लगा के आंसर निकाल लेते, यही कर रहे थे ना। उन सवालों में बच्चों अगर आप नोटिस करिए, मैं आपको 4 दे देता था और बोल देता था कि बेटा जो पार्टिकल है वो 0,0 से -1,3 जा रहा है, बताओ वर्क डन कितना। मैंने आपको कभी ये नहीं बताया कि ये सर्कुलर पाथ फॉलो करते हुए जा रहा है, पैराबोलिक या स्ट्रेट लाइन करते हुए जा रहा है। बस आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन दे देता था और पूछ देता था वर्क डन बताइए। तो ये भी किस कैटेगरी में लाई करेगा बेटा? बताइए। पर कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्लियर है क्या आप सभी को? ठीक है। तो जितने भी फोर्सेस हैं तो ये जो कैटेगरी है, कांस्टेंट फोर्स हो, एक्स के साथ आई के साथ एक्स का फंक्शन, वाई के साथ जे के साथ वाई का फंक्शन, के साथ जेड का फंक्शन हो, कंजर्वेटिव, और या तो परफेक्ट डिफरेंशियल हो, तो भी आपका कंजर्वेटिव फोर्सेस रहेंगे। तो मैं आपको ये पूरी चीज लिखवा देता हूं एक बार, फिर कुछ डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। लिखिए बेटा, हेडिंग डाल दीजिए कंजर्वेटिव फोर्सेस। टेस्ट में सर्कुलर मोशन आ रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए क्या क्या तो आ रहा है इस बार, एक बार मुझे आइडिया दीजिए तो। और बस सर्कुलर मोशन बस लिखा हुआ है? एंगुलर एसएचएम? नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम वाला।
अच्छा, ठीक। तो वैसे भी मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपको पढ़ाने के बाद कल वाली क्लास में एनर्जी कंजर्वेशन, उसके बाद मेरे को सर्कुलर ही पढ़ाना था। कोई बात नहीं, हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा, है ना? आपकी फ्राइडे तक क्लास है ना, उससे पहले हो जाएगा। 4 क्लासेस हैं, हो जाएगा आराम से। हेडिंग डाल दी बच्चों सबने कंजर्वेटिव फोर्सेस? लिखिए। हाँ, लिखिए। फोर्सेस बोलिए। बिल्कुल, बिल्कुल, सर्कुलर मोशन शुरू से शुरू करेंगे। कुछ भी नहीं पढ़ाया गया ना सर्कुलर मोशन में, तो शुरू से एकदम बेसिक से फिर जहाँ तक हो सकता है मैक्सिमम। हो जाएगा बेटा, बिल्कुल। हाँ, लिखिए बच्चों फोर्सेस हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, फोर्सेस हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डैश forces having following characteristics dash. Point number 1, work done is path independent. Work done is path independent. फिर से बोल रहा हूं बच्चों, देखिए forces having following characteristics dash. पहला पॉइंट, work done is path independent. दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, work done only depends on, work done only depends on initial and final position. Work done only depends on initial and final position. अगला पॉइंट लिखिए, work done in closed loop, work done in closed loop, work done in closed loop is, work done in closed loop is always zero. अगली लाइन में लिखिए, are called as conservative forces, are called as conservative forces. Are called as conservative forces, are called as conservative forces. बच्चों आपको ये जो कैरेक्टर ये मैंने लिखवाए है ना, ये साइड में आपको अपनी लैंग्वेज में लिखने है कि भाई ये भी जो कांस्टेंट फोर्स होगा कंजर्वेटिव होता है, आई के साथ एफ एक्स हो, जे के साथ एफ वाई हो, के साथ एफ जेड हो, इस टाइप का कोई फोर्स दिया होगा तो भी कंजर्वेटिव होगा। अगर परफेक्ट डिफरेंशियल है, उसका एग्जांपल ले लीजिएगा कि इंटीग्रेट करने पे पार्शियली सेम आना चाहिए, तो परफेक्ट डिफरेंशियल है तो भी कंजर्वेटिव होगा। हाँ,
फिर उसके बाद लिख लीजिए अगला पॉइंट, आर कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो जो भी फोर्सेस ये 3 कैरेक्टरिस्टिक होंगी, ठीक है, वो सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव कहलाएंगे। बच्चों किसी को कुछ कंफ्यूजन हो, कोई पॉइंट लिखना रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आपको अगला क्या करना है कि आपको ये तीनों फोर्सेस लिखने हैं और लिखना है कि ये तीनों फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। ठीक। बच्चों कोई एग्जांपल देना चाहोगे कंजर्वेटिव फोर्सेस के? क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वेरी गुड। मैग्नेटिक फोर्स, हाँ, डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, है ना? लिख लीजिए बच्चों चारों एग्जांपल। हाँ, उसके डेफिनेशन के लिए एक कंडीशन होती है कंजर्वेटिव के लिए कि वर्क डन इन अ क्लोज लूप 0 होता है। मतलब मैग्नेटिक फोर्स के लिए जैसे डिफाइन करते हैं, तो उसमें ये होता है कि जैसे क्लोज लूप में वर्क डन निकाल रहे हो आप, तो एक पाथ में कुछ नॉन जीरो वर्क डन होना होता है। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा 0 वर्क करता है। तो आप एक काम करो, ग्रेविटेशनल लिखो, स्प्रिंग फोर्स लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साथ में लिखो, है ना? क्योंकि सही बात है, मैग्नेटिज्म फोर्स में क्या रहता है कि हमेशा ही वर्क डन 0 रहता है। तो क्योंकि क्लोज लूप में टोटल वर्क डन 0 होना चाहिए, पर मैग्नेटिज्म का हमेशा ही 0 रहता है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो आप एक काम करो, इसको लिखो ग्रेविटी, स्प्रिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेट लिख लो। हाँ, क्योंकि देखिए ये जो कंडीशन है ना, वर्क डन बाय फोर्सेस फॉर क्लोज लूप इज 0, तो इसमें एक और होता है कि भाई ठीक है, क्लोज लूप में वर्क डन 0 होना चाहिए, लेकिन किसी इंस्टेंट के लिए वर्क होना चाहिए। ठीक है, किसी इंस्टेंट के लिए वर्क होना चाहिए। मैग्नेटिज्म के केस में वो हमेशा, जैसे केवल मैग्नेट को छोड़ करो, इलेक्ट्रो वाला पार्ट नहीं करो, केवल मैग्नेटिज्म फोर्स को देखो, तो उसका वर्क डन हमेशा ही 0 आता है। तो क्लोज लूप में तो वर्क डन 0 हो जाता है ना? अगर मैग्नेटिक फोर्स देखो तो क्लोज लूप में वर्क डन 0 हो जाता है मैग्नेट का, प्रूव किया जा सकता है। लेकिन वो हमेशा ही 0 रहता है, वो क्लोज लूप में हो या स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लगता है ना। तो ये होता है कि क्लोज लूप में 0 हो तो उस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ ये भी है कि किसी एक थोड़े से टाइम के लिए या किसी थोड़े सेगमेंट के लिए वर्क डन नॉन जीरो आना चाहिए। तो मैग्नेट का तो हमेशा ही वर्क डन 0 आता है। और आप एक्चुअल में देखो तो मैग्नेट फोर्स एक्चुअली कभी अकेला एग्जिस्ट ही नहीं करता। इलेक्ट्रो और मैग्नेट दोनों साथ-साथ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होता है कि केवल मैग्नेट ही हो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के फॉर्म से, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो आप एक काम करो, एग्जांपल में लिखो ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अच्छा, आपके पेपर में आ जाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, कंजर्वेटिव है? स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है क्या, तो है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है तो है। मैग्नेटिज्म का भी बच्चों आप लिख सकते हो, ठीक है, कंजर्वेटिव, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो हम लोग मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन करते ही हैं, ठीक है, मैग्नेट्स की पोटेंशियल एनर्जी, तो आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, लिख लो। एग्जाम्पल बच्चों आप सारे लिख लीजिएगा, है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साथ में भी लिख लीजिए, और अलग अलग भी आए तो बच्चों आप मार्क करके आ जाना, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों को बोलिए बेटा। ठीक, चलिए, और भी बच्चों इसमें थोड़ा सा कुछ मुझे आपको बताना है, ठीक है। अब बच्चों जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आप लोग हमेशा इन फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। बच्चों एक चीज और ध्यान रखिएगा, कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके साथ एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिफाइंड होती है। इसका भी हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव में हम कभी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ हमेशा पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है इसलिए आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सुनते हैं। स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है इसलिए आप स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी सुनते हैं।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव है, इसलिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सुनते हैं। मैग्नेटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है, इसलिए आप मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का भी नाम सुनते हैं। ठीक है, तो जब भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा बच्चों, उसका रहेगा, उसके साथ एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। चलिए एक पॉइंट लिख लीजिए बच्चों इसमें, वी ऑलवेज डिफाइन we always define we always define potential energy we always define potential energy with conservative forces। with की जगह बच्चों for लिख लीजिएगा, we always define potential energy for conservative forces। we always define potential energy for conservative forces। चलिए बच्चों, अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, तो अब तो आप लोग को बहुत क्लियर हो गया है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। जल्दी से बता दीजिए बच्चों, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में क्या क्या लिखेंगे आप? हाँ ठीक है, इरिवर्सिबल वर्क डन आता है, मतलब जितना भी वर्क करते हैं ये डिसिपेट हो जाता है सराउंडिंग में, है ना। ठीक, लिख लीजिए बच्चों नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में, फोर्सेस विद फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, फोर्सेस विद फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, डैश कर लिए बच्चों, पहला पॉइंट लिखिए, वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ, वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ, दूसरा पॉइंट लिखिए, वर्क डन फॉर क्लोज लूप, वर्क डन फॉर क्लोज लूप इज नॉन जीरो, work done for closed loop should be non-zero, बच्चों इसका कोई एग्जांपल देंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का? फ्रिक्शनल फोर्स लिख लीजिए फॉर एग्जांपल। नॉर्मल रिएक्शन नहीं, नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट फोर्स mg के बराबर है ना। हर केस में तो नहीं होता, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन को कंजर्वेटिव, रुको एक सेकंड लूप में देख लेते हैं उसका वर्क डन। लूप में वर्क डन नॉन जीरो आना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन का, ठीक है। तो मान लो जैसे एक ब्लॉक है, ठीक है, हमेशा mg के बराबर नहीं होता, मान लो एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर ले जा रहे हैं, तो तुम ये सपोर्ट है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है कुछ इस तरह से, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर ले जा रहे हो, ठीक है। तो तुम कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर 10 मीटर ऊपर ले गए और कांस्टेंट वेलोसिटी से 10 मीटर नीचे ले आए, है ना, तो क्लोज लूप में वर्क डन जीरो हो जाएगा ना नॉर्मल का। लिखिए नॉन कंजर्वेटिव में, लिखिए बच्चों एग्जांपल के तौर पे फ्रिक्शनल फोर्स, कंजर्वेटिव, लिखा बच्चों नॉन कंजर्वेटिव एग्जांपल फ्रिक्शन। और कोई बच्चों फोर्स दिमाग में आ रहा हो जो हो सकता है तुम्हारा नॉन कंजर्वेटिव? एक तो फ्रिक्शन हो गया बच्चों, है ना, फ्रिक्शन वेरी कॉमन एग्जांपल, और कोई दिमाग में आ रहा हो? नहीं, टेंशन भी नॉन कंजर्वेटिव नहीं, और बताइए। न्यूक्लियर फोर्स,
ओके, और जो मतलब हम लोग बच्चों जैसे एक्सटर्नल फोर्स, जैसे फ्रिक्शन हो गया बच्चों, जितने भी डिसिपेटिव नेचर के फोर्सेस होते हैं, जैसे कि विस्कस फोर्स हो गया, है ना, विस्कस फोर्स हो गया, और बताइए, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, बिल्कुल। ये जितने भी तुम्हारे फोर्सेस है ना बच्चे, जिसमें डिसिपेटिव नेचर होता है जिनका, वो सारे के सारे नॉन कंजर्वेटिव में आते हैं। किसी बच्चे ने न्यूक्लियर फोर्स का भी एग्जांपल लिया था, न्यूक्लियर फोर्स भी नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। लेकिन एक सेकंड, एक सेकंड, एक एक सूडो फोर्स तो बच्चे रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। देखिए नॉर्मल, ऐसा जनरल, जैसे नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होगा डिस्प्लेसमेंट के, ऐसा कहना गलत है। मेरी बात समझ में आ रही है? नॉर्मल को तुम अगर बोल दोगे तो इस वाले केस में तो देखो यहाँ पे तो वर्क डन 0 आ रहा है ना नॉर्मल का क्लोज लूप में, ठीक है। हाँ, हर कंडीशन में नहीं है, अलग अलग होगा, कई बार mg cos थीटा होगा, कुछ होगा। देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की कंडीशन ये है कि क्लोज लूप में वर्क डन नॉन जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो तुम फोर्स को ऊपर ले जाओ, ब्लॉक को नीचे ले आओ, यहाँ पे वर्क डन बाई नॉर्मल 0 आ रहा है इस केस में, ठीक है। तो कैसे नॉन कंजर्वेटिव कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे ना। कंडीशन यही, क्लोज लूप में वर्क डन नॉन जीरो आना चाहिए। एक और बच्चों मैं तुम लोग को बताता हूँ, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आएगा। एक हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं बच्चों, याद है कि मतलब थोड़ा बहुत आइडिया है क्या? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होता है ना, फोर्स ड्यू टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी नॉन कंजर्वेटिव की कैटेगरी में आता है। उस समय जब हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो फिर वहां पे हम लोग वापस से डिस्कशन कर लेंगे। तो आप फॉर एग्जांपल लिख लीजिए फ्रिक्शन, अभी के लिए फ्रिक्शन लिख लीजिए बच्चों, विस्कस फोर्स लिख लीजिए, एयर रेजिस्टेंस लिख लीजिए, बस 3 लिखिए, ठीक। अगली हेडिंग डालिए बच्चों, सेंट्रल फोर्स। बोलिए बेटा। सूडो फोर्स, देखिए सूडो फोर्स का कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में डिस्कशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूडो फोर्स जैसे मैंने आपको बताया था कि वो फोर्स रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपका ये सवाल है क्या कि सूडो फोर्स को कंजर्वेटिव डिफाइन करेंगे नॉन कंजर्वेटिव, ऐसा पूछ रहे हैं आप? हाँ, मैं कह रहा हूं नॉर्मल, देखो नॉन कंजर्वेटिव के लिए ना कंडीशन ये है कि वर्क डन इन क्लोज लूप, ठीक है। जैसे आप पॉइंट ए से शुरू कर रहे हैं, वापस पॉइंट ए में आ रहे हैं, तो जो आपका वर्क डन होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए। तो जैसे यहाँ पे देखोगे नॉर्मल ऊपर ले जाओ 10 मीटर, तो नॉर्मल का वर्क डन कितना होगा? नॉर्मल इंटू 10, यही होगा ना। नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, बोलो। फिर आप नीचे लाओगे, जब आप नीचे ला रहे होगे तब भी नॉर्मल तो ऊपर ही लग रहा होगा ना। हाँ, फिर नीचे लाओगे तो -10n हो जाएगा ना, जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्लोज लूप में वर्क डन देखो, अगर कोई तुम्हारा, इस तरह से तुम्हें याद रखना है कि कोई अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसका क्लोज लूप में वर्क डन हमेशा नॉन जीरो आना चाहिए। अगर जीरो आ रहा है तो फिर उसको नॉन कंजर्वेटिव कैटेगरी में नहीं डाल सकते। जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स तुम ऐसा करो, ब्लॉक को ले जाओ किसी भी केस में, है ना, हमेशा तुम्हारा वर्क डन क्लोज लूप में नॉन जीरो आएगा। तुम ब्लॉक को इधर ले जाओ, ठीक है, और फिर ब्लॉक को वापस यहां से सेम पोजीशन पे ले आओ, वर्क डन का वैल्यू कुछ माइनस में आएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। विस्कस फोर्स है, तुम बॉल को ले जाके लिक्विड में नीचे फेंक दो, तो बॉल नीचे जाती जाएगी, धीरे धीरे स्पीड घटती जाएगी, विस्कस फोर्स निगेटिव वर्क कर रहा है। तुम बॉल को लिक्विड के अंदर ही ऊपर फेंक दो, तो जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी, विस्कस फोर्स नीचे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है ना। तो जिस पॉइंट से नीचे ले गए थे उसी पॉइंट में वापस लाओगे तब भी वर्क डन बाई विस्कस फोर्स कुछ ना कुछ नेगेटिव वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो जितने भी इस टाइप के फोर्सेज हैं जहां पे क्लोज लूप में वर्क डन की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाए, वो जीरो के बराबर ना हो, उसको हम लोग नॉन कंजर्वेटिव की कैटेगरी में डालते हैं। नॉर्मल को बोलना गलत होगा, जैसे मैंने तुमको एग्जांपल दे दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कभी एक आ भी जाए तो आप
बिल्कुल उसको नॉन कंजर्वेटिव कैटेगरी में मत डालिए, क्योंकि वर्क डन इन अ लूप शुड बी नॉन जीरो। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए बच्चों अगला, सेंट्रल फोर्सेस। हल्द्वानी पाठशाला माइक बंद कर लीजिए बच्चों। इसके बारे में कोई कुछ बोलना चाहेगा सेंट्रल फोर्स के बारे में? कोई आपके दिमाग में चल रहा होगी सर सेंट्रल फोर्स ऐसे डिफाइन होता है या कुछ भी? सेंटर से सेंटर पे लगते हैं। ओके, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके, ठीक है। चलिए बच्चों, काफी, और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा बच्चों सेंट्रल फोर्स में? बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों, सेंट्रल फोर्सेस ऐसे होंगे जो जैसे दो पार्टिकल आप रख दो, है ना, तो सेंट्रल फोर्सेस विल ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स, है ना। जैसे ये दो फोर्स आपने पार्टिकल्स ऐसे रख दिए, इनको ज्वाइन कर दो आप, ठीक है, इनको ज्वाइन कर दो, तो जो एक दूसरे पे ये फोर्स लगा रहे होंगे या इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स लगेगा, ठीक है। तो ऐसे फोर्सेस जो हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स लगते हैं, उन फोर्सेस को सेंट्रल फोर्स नाम दिया जाता है। या मान लो बच्चों, आप ऐसे मान लो कि जैसे इस पार्टिकल की प्रेजेंस से जो इस पार्टिकल पे फोर्स लगेगा वो इस पार्टिकल के सेंटर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो ऐसे फोर्सेस को सेंट्रल फोर्सेस नाम दिया जाता है। इसका एग्जांपल है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक तो बच्चों इसका ये हो जाएगा कि फोर्सेस व्हिच एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज सेंट्रल फोर्सेस। दूसरा बच्चों, इसमें ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, है ना। जितने भी सेंट्रल फोर्सेस होंगे वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेंगे, मतलब इनके बीच की जो, इनमें जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स होगा। उसके अलावा बच्चों जितने भी सेंट्रल फोर्सेस हैं वो सारे के सारे कंजर्वेटिव होते हैं नेचर में, ठीक है। तो मैं एक एक करके इन पॉइंट्स को लिखवा देता हूं। लिखिए बच्चों, हेडिंग डालिए सेंट्रल फोर्सेस। लिखिए फोर्सेस which act, forces which act forces which act along the line joining the particles, forces which act along the line joining the particles are called as central forces, are called as central forces। जो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, these forces, these forces follow, these forces follow inverse square law, these forces follow inverse square law। अगला पॉइंट लिख लीजिए बच्चों, these forces are conservative in nature, these forces are conservative in nature। एग्जाम्पल के लिए लिखिएगा बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
चलिए बच्चों जो अभी हम लोगों ने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के बारे में पढ़ा है वो सारी चीजें मैं उनके डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके एग्जाम में डिफरेंसेस आ सकते हैं कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में डिफरेंस क्या है। तो मैं एक टेबल में बच्चों सारे डिफरेंसेस ऐसा एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ये कुछ भी इसमें नया नहीं है बच्चों, जो ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके वही पॉइंट्स हैं, बस कि पॉइंट आपके साथ एक जगह लिखे हों और दोनों में आप कंपेयर कर पाओ, इस हिसाब से ये दोनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, फॉर नॉन कंजर्वेटिव इट विल डिपेंड ऑन द पाथ। ठीक है। दूसरा, वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज जीरो, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप बच्चों यानी क्लोज लूप में वर्क डन जो होगा कंजर्वेटिव फोर्सेस का वो जीरो होगा। नॉन कंजर्वेटिव केसेस में वो नॉन जीरो होता है, फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन। सेंट्रल फोर्सेस, स्प्रिंग फोर्सेस आर एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना बच्चों। सेंट्रल फोर्सेस जितने भी हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल हैं। स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्सेस का एग्जांपल है बच्चों। जिसके जिसके लिए भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया जाएगा वो कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल। फोर्सेस व्हिच आर वेलोसिटी डिपेंडेंट इन नेचर, फॉर एग्जांपल ड्रैगिंग फोर्स। ड्रैगिंग फोर्स मतलब बच्चों एयर रेजिस्टेंस, है ना, वो जो है स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा एयर का रेजिस्टेंस फोर्स होगा, तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। विस्कस फोर्स बच्चों इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। When a conservative force acts within a system, the kinetic energy and potential energy can change. However, their sum, the mechanical energy of the system remains constant. Very important point. जब भी कोई कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करेगा, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स या स्प्रिंग फोर्स, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है। मतलब पोटेंशियल काइनेटिक में चली जाएगी, काइनेटिक पोटेंशियल में चली जाएगी, लेकिन उन दोनों का जो सम रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज व्हेन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट। जैसे एग्जांपल बच्चों क्या है कि आपने मान लीजिए एक बॉल है, उसको किसी हाइट से रिलीज कर दिया, ठीक है, बॉल है कुछ हाइट से आपने इसको रिलीज कर दिया, मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल थी। तो जब वो एकदम ग्राउंड के पास पहुंच जाएगी बच्चों, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी थी, आपने रिलीज कर दिया, नीचे आती गई, स्पीड बढ़ती गई, तो बच्चों जब एक बिल्कुल ग्राउंड के पास पहुंच जाएगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बोलो? 100 जूल। काइनेटिक एनर्जी 100 जूल हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल थी, रिलीज किया आपने, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हो गया, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो गई, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड। बच्चों क्या ये पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन किया आप सभी को समझ में आया ये वाला? बोलो। पक्का ना? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, ये डिस्कशन नहीं हुआ था इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जब भी कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होगी, काइनेटिक चेंज हो सकती है, पोटेंशियल चेंज हो सकती है। नॉन कंजर्वेटिव के केस में देखिए, वर्क डन अगेंस्ट अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मे बी डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब जैसे पिछले वाले एग्जांपल में ही बच्चों, अगर आप 100 जूल की पोटेंशियल एनर्जी के साथ बॉल को रिलीज करेंगे, है ना, तो जो काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस है, ठीक है, एयर का ड्रैग फोर्स या एयर का रेजिस्टेंस फोर्स प्रेजेंट है, तो अगर आप 100 जूल से रिलीज करेंगे तो बच्चों यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी बॉल अटेन करेगी वो 100 जूल के बराबर होगी या उससे कुछ कम होगी? कम होगी। क्यों बच्चों? मान लो 90 जूल से आ जाती है वो ग्राउंड पे, तो बताओ 10 जूल कहां गया होगा? एयर रेजिस्टेंस, उतना एयर ने निगेटिव वर्क किया होगा, उतनी एनर्जी हीट के फॉर्म में लूज हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब भी, हाँ, जब भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंजर्व नहीं रहेगी। जैसे आपने शुरुआत तो 100 जूल मैकेनिकल एनर्जी से करी थी, जब ग्राउंड पे पहुंचे तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी 90 जूल ही रह गई, जो डिफरेंस था वो इन द फॉर्म ऑफ हीट लूज हो गया। क्या बात बच्चों क्लियर है आप सभी को? चलिए लास्ट पॉइंट बोले बेटा। राइट, काइनेटिक एनर्जी का उससे कोई लेना देना नहीं। काइनेटिक एनर्जी में तो सारे फोर्सेस का वर्क डन इंक्लूड होता है, कंजर्वेटिव हो नॉन कंजर्वेटिव हो। जब नॉन कंजर्वेटिव वर्क करेगा सिस्टम में तो काइनेटिक एनर्जी उसकी निगेटिव हो जाएगी। निगेटिव मतलब काइनेटिक एनर्जी को घटा देगा वो, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी का हम लोग डेफिनेशन निकालते हैं उसमें वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस लेते हैं ना, सूडो, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, इंटरनल, एक्सटर्नल। क्लियर है ना सबको? लास्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे वर्क डन कंप्लीटली रिकवरेबल है, यहाँ पे वर्क डन इज नॉट कंप्लीटली रिकवरेबल। जैसे कि 100 जूल से आपने छोड़ा था, लास्ट में आपको 90 जूल ही मिल रहा है, 10 जूल बीच में हीट की वजह से लूज कर दिया उसने। क्लियर है सबको? ठीक है। अब
बच्चों इसमें से कौन सा पॉइंट आपको नोट करना होगा जो पिछले पॉइंट्स में मैंने नहीं लिखवाया है? ये दोनों बच्चों लास्ट वाले 2 पॉइंट्स लिख लीजिए। अगर आपने नहीं लिखे बच्चों तो ये वाला पॉइंट एक आपके नोट्स में होना चाहिए। एज इट इज मत कॉपी करिए। जो भी आपको इसमें से लग रहा है कि यार कहो तो मैं लिखवा दूं? कर लो कॉपी फिर। लास्ट के 2 पॉइंट्स बच्चों लिख लीजिए उसको अपनी लैंग्वेज में। हो गया बच्चों? लिखिए लिखिए जल्दी से। रिकवरेबल मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने 100 जूल एनर्जी के साथ एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया है ना। मान लीजिए अर्थ सरफेस है, यहाँ से कुछ ऊपर ऑब्जेक्ट है, उसके पास 100 जूल एनर्जी है। आपने रिलीज किया, ये 100 जूल पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। मतलब जितनी एनर्जी आपके पास रिलीज करते समय थी, पूरी की पूरी एनर्जी आपके पास यहाँ पे भी है। ठीक है, तो रिकवरेबल है। रिकवर कर पा रहे हैं आप इसको ना, जितना इन्वेस्ट था उतना पूरा आपको मिल गया। इसके केस में रिकवर नहीं होगा क्योंकि 100 जूल से आप रिलीज करेंगे, यहाँ पे कुछ 100 से कम बचेगा, है ना, 90 70 ऐसा कुछ। ठीक, बच्चों इस पे सवाल करते हैं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पे, है ना, न्यूमेरिकल बेस तो नहीं आएंगे। देखिए जैसे ये सवाल देखिए, बोलिए बेटा। अच्छा ये सवाल कर लीजिए फिर करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस आर डिफाइंड एज द फोर्सेस फॉर व्हिच, कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन है ना बच्चों। वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक, चलिए बच्चों एक और करते हैं। ए ऑप्शन बच्चों, असर्शन रीजन दोनों सही है ना, कोई गड़बड़ नहीं है। और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है बच्चों सबको? ठीक। वैसे तो इसमें मैंने कुछ चीजें आपको नहीं पढ़ाई हैं, फिर भी आप काफी सारी चीजें आंसर कर सकते हो। एक चीज बच्चों इसमें नहीं पढ़ाई है क्या बेटा? ओके, एक सेकंड, ये सवाल कर लेते फिर पिछली स्लाइड लगा दूंगा। बच्चों ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया, तो आप एस से मैच ना करना चाहो तो मत करो। मुझे बताओ जैसे कंजर्वेटिव फोर्स है, उसको आप इनमें से किससे किससे मैच करोगे? पी से मैच करोगे क्या बेटा इसको? मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है कंजर्वेटिव के केस में, बोलिए सही है ना? तो ये तो ए से मैच हो जाएगा। क्या क्यू मैच होगा बेटा ए से? काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है? ये नहीं रहती बच्चों कांस्टेंट, है ना। मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इंटरचेंज हो सकती है ना। तो इसको नहीं मैच करेंगे। आर मैच होगा क्या? वर्क डन इन क्लोज पाथ इज 0। ठीक है, ये तो वैसे ये भी मैच होगा बच्चों, क्योंकि हाँ, F बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, अभी आप परेशान मत होइए कि पोटेंशियल एनर्जी से कैसे F निकालते हैं, मैं बताऊंगा अभी आपको। खैर टी से मैच करेंगे क्या बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड। तो ए के साथ जो मैच होगा बच्चों वो पी पी आर एस, तीन मैच होंगे, ठीक है ना। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी क्या बच्चों नॉन कंजर्वेटिव में? नॉन कंजर्वेटिव में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी क्या बच्चों? नहीं रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड।
है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करते हैं किसके लिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। फ्रिक्शन के लिए कभी आप पोटेंशियल एनर्जी नहीं देखेंगे, फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी। उसका लॉजिक क्या है बच्चों, जब मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी समझाऊंगा तो मैं उसको प्रयास करूंगा कि आपको ये भी बता दी जाए कि क्यों नहीं डिफाइन होता नॉन कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव के लिए क्यों डिफाइंड होता है। खैर तो बच्चों इसके लिए टी होगा, बाकी के लिए पी आर एस। क्लियर है सबको? हाँ चलिए, कुछ बच्चे ये पिछली वाली स्लाइड में कुछ कंटेंट नोट करना चाह रहे थे, करिए नोट। इसमें नोट क्या ही करना है बच्चों, सवाल है। एक सेकंड रुकिए रुकिए रुकिए, एक सेकंड, झगड़ा नहीं करिए भाई। कौन सा वाला नोट करना है, ये नोट करना है, ये तो नहीं करना होगा। अच्छा वो टेबल वाला, ठीक ठीक, टेबल वाला रुको, ये वाला। हाँ करिए करिए। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट ना हो बेटा, तो वो दोनों के लिए हो सकता है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, है ना। हाँ बच्चों आगे कर लें, फिर बढ़ चले आगे। चलिए बच्चों, तो अब अगर आपसे पूछा जाए कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में डिफरेंस, तो बच्चों आप बता लोगे कॉन्फिडेंस के साथ कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में डिफरेंस, या अभी भी लग रहा है कि सर थोड़ा सा, बता लोगे ना? नहीं 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 नहीं, कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, ये किसके लिए डिफाइन करते हैं? कंजर्वेटिव के लिए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जैसे फ्रिक्शन के लिए कभी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होगी। तो ऐसा कहना कि पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी कंजर्वेटिव फोर्सेस में, नहीं, ऐसा नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगी, डिपेंड करेगा कि आप कहां पे रखते हैं ब्लॉक को, डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, डिफाइन केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए की जाती है। बोलिए ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, तुम लोग बताना सही है या गलत है। बोलिए बेटा। राइट राइट। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव दोनों के केसेस में चेंज होगी। काइनेटिक एनर्जी का क्या बेटा? अ, चलिए, अच्छा मैकेनिकल एनर्जी बच्चों किस में कांस्टेंट रहती है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेटिव में कांस्टेंट है, नॉन कंजर्वेटिव के केस में बदल जाएगी, चेंज चेंज होगी, क्योंकि इसमें फ्रिक्शनल फोर्स या जो रेजिस्टिव फोर्सेस होते हैं वो वर्क करके उतनी एनर्जी निकाल लेते हैं सिस्टम से। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आपने बॉल रिलीज किया, 100 जूल टॉप पे है, रिलीज किया, नीचे आके 70 जूल बची, तो 30 जूल सिस्टम से एयर रेजिस्टेंस ने निकाल दिया इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, तो वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। कंजर्वेटिव के केस में कांस्टेंट रहेगी। काइनेटिक एनर्जी के लिए बच्चों देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो है रिजल्ट है किसका, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो कोई भी फोर्स वर्क कर रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी। क्या बच्चों, आपने वर्क एनर्जी थ्योरम में आपको यही मैंने बताया था ना कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही बताया गया था ना बेटा। इसमें सूडो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल एक्सटर्नल सब आ गए थे ना। तो कंजर्वेटिव वर्क करेगा तो भी चेंज हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव करेगा तो भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है ना? तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट किसी के केस में नहीं रहेगा, जो भी वर्क कर देगा उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना? अब ये ठीक, आज ये बच्चों पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। बोल। हाँ तो हाँ तो ठीक है, जरूरत नहीं पड़ती ना उसकी डेफिनेशन की। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आपने क्यों डिफाइन किया? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इसलिए डिफाइन किया कि हमें बहुत जरूरत पड़ती है, लेकिन नॉर्मल को नॉन कंजर्वेटिव कैटेगरी में नहीं डाल सकते। मेरी बात समझ रहे हैं भैया, जो भी पूछ रहे हैं, बहुत बार पूछ रहे हो तुम। नॉर्मल को नॉन कंजर्वेटिव कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि मान लो कहीं स्टेटमेंट लिखा है कि नॉर्मल इज नॉन कंजर्वेटिव, तो फिर इस चीज को कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि उसका वर्क डन क्लोज लूप में जीरो क्यों आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही? नहीं पूछेगा तुमसे नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी। देखो, नॉर्मल की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने का कोई कारण नहीं है।
पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने का ये भी है ना बेटा कि उसका यूटिलिटी, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है तो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी पड़ती है। उससे फायदा क्या होता है, देखिए उससे फायदा ये होता है कि जैसे दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है ना, मान लीजिए अर्थ सरफेस है और उसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है। अभी हम अच्छी खासी दूरी है इन दोनों के बीच में जहां पे आप जी के चेंज को भी कंसीडर कर रहे हो। तो बेटा अगर मैं पूछूं कि अर्थ पे ये जो ब्लॉक है कितना फोर्स लग रहा होगा, तो आप कहोगे F बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर लग रहा होगा, ठीक है। अब मैं बोलूं कि इस पार्टिकल को रिलीज कर दिया गया है, थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहां आ जाएगा, आप बताओ कि कितना वर्क किया होगा ग्रेविटी ने, है ना, या आपसे पूछा जाए कि बताओ इसके पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया होगा। तो अगर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है ना, जो कि होता है जी m1 m2 बाई आर, है ना, माइनस जी m1 m2 बाई आर, ठीक है, तो हम तुरंत फॉर्मूला लगा के इसका आंसर बता देंगे, ठीक है। हम इंटीग्रेशन से बच जाएंगे, ये मैं अब आपको लॉजिक दूंगा। तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए एक अलग सा कॉन्सेप्ट नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी इसलिए हम लोग डिफाइन करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप यहां से यहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन निकालेंगे तो आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। आप लिखोगे ऐसा वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, तो आप फोर्स लिखेंगे, डी आर लिखेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे जहां से जहां तक आप जा रहे हैं, इंटीग्रेशन के बाद आएगा। लेकिन अगर आप पहले से ही उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करके रखें जो कि ये आएगा, तो आप डायरेक्ट लगा के उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने का रीजन ये है कि बार बार हम कैलकुलेशन से बच जाए, इंटीग्रेशन से बच जाए, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब जैसे नॉर्मल का डिफाइन करने का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि उसका वर्क डन बहुत इजीली निकाल पाओगे, तो उसका अलग से फॉर्मूला बनाने की क्या जरूरत है ना। और नॉर्मल के फोर्स की वैल्यू भी लगातार चेंज होती रहेगी, तो उसको डिफाइन करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, इस वजह से डिफाइन नहीं किया। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों देखिए, अभी जैसे मैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और ये सारी पोटेंशियल एनर्जी आपको बताऊंगा, तो उसका कारण यही है डिफाइन करने का कि हम बार बार इंटीग्रेशन करने से बच जाते हैं, ठीक है। चलिए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताइए बच्चों, कुछ पता हो आपको, जानकारी हो ऑलरेडी इसके बारे में तो। पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड एट अ पॉइंट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, वेरी गुड। और बताइए बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ओके। हाँ, अगर कोई पार्टिकल किसी हाइट पे है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कुछ बताना चाहता है बच्चों, कोई ऐड करना चाहे? हाँ हाँ, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, जिस फ्रेम को लिया जाता है उस फ्रेम में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी हो तो जीरो होती है। फ्रेम मतलब रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करेगी, ठीक। हाँ, बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया पॉइंट बच्चों तुम लोगों ने बताया। मैं थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी और आप लोगों को डिफाइन करता हूं। तो किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन या शेप या पोजीशन की वजह से उसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है, जो एनर्जी स्टोर होती है, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। पोजीशन और शेप, यही दो चीजें बच्चों ली गई हैं क्योंकि देखिए पोजीशन में चेंज करेंगे आप, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मान लीजिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो बच्चों अगर मान लीजिए बॉल वन पोजीशन वन पे है और अगर बॉल पोजीशन टू पे आ जाएगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन एनी ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक शेप, ओरिएंटेशन और पोजीशन, ठीक है। तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी नाम देते हैं। जैसे स्प्रिंग का ही एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए स्प्रिंग यहां से अटैच्ड है, ठीक है। आप इसको बच्चों पोजीशन इसकी ना चेंज करिए, इसकी शेप चेंज कर दीजिए, इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दीजिए, खींच दीजिए इसको, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, या कंप्रेस कर दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। उस तरह से बच्चों जैसे अगर आप स्पॉन्ज बॉल है ना, स्पॉन्ज बॉल है सर्कुलर, अगर आप इसको फोर्स लगा के ऐसा कंप्रेस कर दें, है ना, तो इसमें इसके शेप के चेंज होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। आप रिलीज करेंगे तो ये वापस एनर्जी गेन कर लेगी, वापस से अपने शेप में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उनको पोटेंशियल एनर्जी हम लोग नाम देते हैं। ये तो डेफिनेशन होगी, डिफाइन कैसे करते हैं बच्चों। तो बहुत सही सही पॉइंट तुम लोगों ने कुछ बताया। जैसे पहला पॉइंट कि सर पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट वैल्यू कभी डिफाइन नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। आप किसी पॉइंट पे एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता सकते,
आप हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हो। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन में ही देख लीजिए डेल्टा आता है, चेंज आता है। कभी पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट पॉइंट की डिफाइन नहीं होती। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज और आगे क्लियरली लिख दिया गया है कि कंजर्वेटिव, इसका मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं होती। नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और तो मैं बच्चों थोड़े से पॉइंट्स आपको इसमें लिखवाता हूँ, फिर जैसे जैसे पॉइंट्स याद आते जाएंगे लिखते जाएंगे। लिखिए बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी इट इज द एनर्जी स्टोर्ड, it is the energy stored, it is the energy stored in any object due to its shape and position, due to its shape and position, अगला पॉइंट लिखिए बच्चों, ये जो मैंने लिखा हुआ बेटा यही लिखना है आपको। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। लिख लिया बच्चों, ठीक। अगला पॉइंट लिखिए, absolute potential energy is not defined, absolute potential energy is not defined absolute potential energy is not defined we always define change in potential energy, we always define change in potential energy, लिख लिया बच्चों सबने। तो बच्चों यहां तक आपको ये समझना चाहिए कि भाई किसी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक पोजीशन या स्पेसिफिक शेप की वजह से जो उसमें एनर्जी स्टोर होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। दो चीजें बच्चों इस फॉर्मूले से, पहली चीज कि चेंज डिफाइन है, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। एब्सोल्यूट अगर आपको बताना है तो एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, उस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो पहला पॉइंट चेंज डिफाइन है, दूसरा केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस है। ठीक है, तो जितना भी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा। बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, उससे और आपको चीजें क्लियर होंगी। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों हम लोग हमेशा से पढ़ते हुए आए हैं, इसी का एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है, दिस इज अर्थ सरफेस, और हम लोग ब्लॉक को अर्थ की सरफेस से कुछ h हाइट तक ले जा रहे हैं स्लोली, ठीक है, h हाइट तक अर्थ की सरफेस से हम लोग ब्लॉक को ले जा रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों इसमें h आपको काफी छोटा है तो आपको g जो है कांस्टेंट लेके चलना है। हालांकि देखिए g चेंज होता है पर हम लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे क्योंकि h की वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। जब ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको वेरिएबल लेके चलेंगे। तो m मास का ब्लॉक है और जो है उसको अर्थ की सरफेस से उठा के h हाइट तक ले जाते हैं हम लोग। तो हम मान लीजिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे जो कंजर्वेटिव फोर्स है बच्चों ग्रेविटी है। आप ब्लॉक को इस पॉइंट यानी अर्थ की सरफेस से ऊपर उठा के h हाइट तक लेके गए हैं, तो बीच में बच्चों देखिए क्या क्या फोर्सेस लग रहा होगा। एक तो नीचे लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का या ब्लॉक का ऊपर की तरफ,
ठीक है, तो अगर आप वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स लिखेंगे तो माइनस ये क्यों आ गया, डेफिनेशन से आ गया बच्चों, है ना, माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये माइनस डेफिनेशन से आ गया। और ब्रैकेट में आप बच्चों ग्रेविटी का वर्क डन लिखेंगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 180 डिग्री, ठीक है, एफ एस cos थीटा, क्योंकि माइनस है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा बच्चों, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो वैल्यू आएगी वो आएगी mg। क्या बच्चों मैं आपसे पूछूं कि ये मान लीजिए पॉइंट 1 है ना, लेवल 1 पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू mgh है क्या, तो ऐसा नहीं है बच्चों। जो लेवल ई है, ये जो मान लीजिए मैं इसको कुछ इनिशियल लेवल बोल देता हूं, आई बोल देता हूं, तो इनिशियल पॉइंट से पॉइंट 1 तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट, इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो mgh के बराबर है, ठीक है। इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर नहीं है, ठीक है। इस लेवल से इस लेवल के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है बच्चों वो mgh है, मतलब अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखूं तो मैं लिखूंगा ऐसा, पोटेंशियल एनर्जी एट 1 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल लेवल, इट इज इक्वल टू mgh। क्योंकि बच्चों चेंज में आप यही लिखते हो ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल u1 है, इनिशियल ui है, इट इज इक्वल टू mgh। इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर नहीं है, ठीक है। सर अगर मुझे पॉइंट 1 की पोटेंशियल एनर्जी बतानी हो तो क्या करना पड़ेगा, तो सुनिए बच्चों ध्यान से, जब किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी आप बताना चाहते हैं, ठीक है, कि पॉइंट 1 की पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी, पॉइंट 2 की पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी, आप डिफरेंस नहीं बताना चाहते, चेंज नहीं बताना चाहते, आप एब्सोल्यूट वैल्यू बताना चाहते हैं, तो उस समय क्या करना होता है बच्चों, आपको एक रेफरेंस लेना होता है, ठीक है। आप रेफरेंस कहीं भी ले सकते हैं बच्चों, आप यहां पे रेफरेंस ले सकते हैं, आप यहां पे रेफरेंस ले सकते हैं, आप यहां पे रेफरेंस ले सकते हैं, आप यहां पे ले सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाने के लिए रेफरेंस जो है वो इस पॉइंट पे लेता हूं, जो इनिशियल पोजीशन है उसी को रेफरेंस मान लेता हूं, ठीक है। अच्छा रेफरेंस की खास बात क्या होती है बच्चों, जिस पॉइंट पे आप रेफरेंस मानेंगे वहां की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो रेफरेंस लाइन या रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये होता है वो पॉइंट या वो लाइन जहां पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना गया है। तो जो अगर मैं आपसे यहां की पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लूं, है ना, इनिशियल पॉइंट की, तो ये बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट 1 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट, क्योंकि वहां पे रेफरेंस मान लिया है तो जीरो आ जाएगी, ये बराबर mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी जो पहले यानी पॉइंट 1 की हो जाएगी बच्चों, वो बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको बच्चों यहां से क्या नोटिस करना चाहिए, पहली चीज कि पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट की हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन नहीं करते, हमेशा चेंज डिफाइंड होता है कुछ इस तरह से। अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू कहीं की बतानी है तो उस पॉइंट के अलावा कहीं पे आपको जीरो लेना पड़ेगा। तो मान लो मैंने यहां पे ले लिया, आप यहां ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो। तो अब आपके दिमाग में डाउट आएगा कि सर अगर मैं, आपने यहां रेफरेंस लाइन लिया है तो mgh आ रहा है, मैं यहां लूंगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ और हो जाएगी, यहां लूंगा तो इसकी कुछ और हो जाएगी, यहां लूंगा तो कुछ और हो जाएगी, और यहीं रेफरेंस ले लूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी 1 की। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पॉइंट की बहुत अलग अलग वैल्यूज हो सकती है, बिल्कुल अलग अलग हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट की अलग अलग हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि आपने रेफरेंस कहां माना है। अगर आपने रेफरेंस यहां माना है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट 1 की mgh हो जाएगी, यहां आधी दूरी पे ले लोगे तो इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी mgh बाई 2 हो जाएगी। तो एक ही पॉइंट की डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है डिपेंडिंग कि आपने रेफरेंस कहां लिया है। लेकिन दो पॉइंट अगर आपने सेलेक्ट कर लिए कि ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी हर बार अलग अलग आएगी अगर आप रेफरेंस लाइन अलग अलग लेंगे तो। मेरी बात समझ में आई है बच्चों आप लोग को, जो मैंने समझाया अभी यहाँ पे? हाँ हाँ, राइट, हाँ हाँ। अगर आप यहां से यहां ले जा रहे हैं, अब मान लीजिए आप एक काम करते हैं, पॉइंट 1 पे रेफरेंस मान लेते हैं ना, आप उल्टा कर लो, आप पॉइंट 1 से यहां ले आओ, ठीक है। तो पॉजिटिव तब आएगा जब आप रेफरेंस लाइन से ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, तब पॉजिटिव आएगा। अगर आप ग्रेविटी की तरफ आ जाए, मान लो पॉइंट 1 से शुरू करो, पॉइंट 2 पे आ जाओ, मतलब ये तुम्हारी इनिशियल स्टेट हो जाए, मैं एक आपको करके बताता हूं। मान लीजिए पॉइंट 1 आपका ऊपर है, ठीक है, आप पॉइंट 1 से ब्लॉक को शुरू करते हो और पॉइंट 2 पे आ जाते हो, ठीक है। और ये आपका मतलब 2 जो है बच्चों आपका फाइनल स्टेट है, और 1 जो है आपका वो इनिशियल स्टेट है, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो अब यहाँ पे भी पॉइंट 1 से आप पॉइंट 2 जा रहे हो, तो आप फॉर्मूला लिखोगे कि हमें बताया गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस।
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब जब पॉइंट 1 से आप पॉइंट 2 जा रहे हैं, मान लीजिए आपका ब्लॉक यहां पहुंच गया, ठीक है, तो आप एच नीचे ट्रेवल करके आए, ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस फॉर्मूला से वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बेटा ग्रेविटी भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, दोनों के बीच का एंगल 0, तो देखिए हम ऐसे लिखेंगे इसको, फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है, तो कितना बन जाएगा बच्चों, माइनस mgh बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए u2 माइनस u1 जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव आ गया। अब तुम इसमें रेफरेंस किसको मान रहे हो, अगर तुमने इसको रेफरेंस मान लिया तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh आ जाएगी, अगर तुमने इसको रेफरेंस मान लिया तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh आ जाएगी। जैसे मैं मान लो कि 1 पे रेफरेंस मान लेता हूं, अगर आप 1 पे रेफरेंस मान लेते हो तो पोटेंशियल एनर्जी एट 1 बराबर 0 हो जाएगी, क्योंकि 1 पे रेफरेंस मान लिया, तो u2 माइनस u1 बराबर माइनस mg, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है 2 की कितनी आ गई, माइनस mg। मेरे अब कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना बच्चों, एक एक करके समझते हैं। देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए, पहली चीज फिर से मैं समझा रहा हूं, पूरी चीज ध्यान सुनिएगा। चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। दो चीजें बच्चों इस फॉर्मूले से, पहली चीज की हमेशा चेंज डिफाइन है, दूसरा कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन है। ये दो चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई यहां से, बताइए। ठीक, अब मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे लिया कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये जो फॉर्मूला है इसको लगा के आप पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैसे निकाल सकते हैं, तो वो समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया कि एक ब्लॉक ग्रेविटी अर्थ पे रखा है, आप उसको h हाइट ऊपर ले जाइए, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी एट 1 माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी 1 माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर mgh, ये आ गया, ठीक है। इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो है वो mgh के बराबर है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी में दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस रहेगा वो mgh है। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि रेफरेंस कहां लिया गया है, लेकिन अगर आप एक पॉइंट पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालने जाएंगे, जैसे मैं यहां पे पोटेंशियल एनर्जी एट 1 निकालने की बात कर रहा हूं, तो वो mgh मैं तब लिख पा रहा हूं जब मैंने रेफरेंस लाइन यानी अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू आप तभी निकाल पाएंगे जब आप कहीं ना कहीं पे एक रेफरेंस लेंगे। अगर आपने रेफरेंस यहां लिया पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट के mgh, आधी दूरी पे लेंगे तो ये mgh by 2 हो जाएगी, यानी किसी पॉइंट की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती है, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, जो कि mgh के बराबर होगी। दूसरी चीज, अब ये केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए है क्या, जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाते जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा, है ना, तो जैसे आप यहां पे ब्लॉक था, आप यहां पे ले गए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh से बढ़ जाएगी, यहां पे ब्लॉक है h और ऊपर ले गए तो 2 mgh हो जाएगी, और ऊपर ले गए तो 3 mgh हो जाएगी, ऐसा। लेकिन अगर आप किसी पॉइंट से अर्थ की तरफ आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी। जैसे आप यहां से mgh नीचे आ गए तो mgh पोटेंशियल एनर्जी घट गई, माइनस mgh हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh। यहां से और h नीचे आएंगे तो और mgh घट जाएगा। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे अर्थ की तरफ आएंगे पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी। सर क्या ये इस चीज पे डिपेंड करता है क्या कि रेफरेंस कहां लिया गया, नहीं, चेंज कभी भी रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा बच्चों। क्या चीज रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करेगी, इतना समझाने के बाद अगर कुछ क्लियर, एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या चेंज रेफरेंस पे डिपेंड करता है क्या, चेंज चेंज डिपेंड नहीं करता। अगर आपसे मैं पूछूं इन दोनों पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना है, तो उसका आंसर mgh रहेगा। रेफरेंस आप यहां लो, रेफरेंस यहां लो, रेफरेंस यहां लो, कहीं भी लो, चेंज हमेशा mgh रहेगा। लेकिन इस पॉइंट की एब्सोल्यूट वैल्यू वो डिपेंड करेगी कि रेफरेंस कहां लिया गया है। थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है? तो क्या बच्चों आप लोगों ने ये नोट कर लिया था ना ये? ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा लिखवाता हूं बच्चों, साइड हेडिंग डालिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बोलिए बेटा। हाँ, हाँ, हाँ। यहाँ पे आप अर्थ की तरफ आ रहे हैं ना, तो शुरुआत आप यहां से कर रहे हैं, ये इनिशियल हो गया, और आप यहां आ रहे हैं तो ग्रेविटी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल cos 0। क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव से लेकिन आपका क्या फर्क पड़ता है, देखिए आप जब फॉर्मूला लिखते हैं वेक्टर f डॉट s तो क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ f मॉड ऑफ s cos थीटा, यही लिखते हैं ना। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड रखते हैं जब ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं, है ना।
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों हेडिंग डालिए, और ये जो भी राइट साइड का कुछ भी मत नोट करिए, ये जो मैंने लिखवाया है ये सब कुछ नोट करिए, फिर मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा दूंगा इसी में। राइट साइड का मत नोट करिएगा बच्चों, ये तो एक बच्चे ने डाउट पूछा था तो मैंने एक्सप्लेन किया है। आप केवल लेफ्ट साइड का नोट करिए, फिर इसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखवाना है। नोट हो गया? देखिए बच्चों पहला पॉइंट, लिखिए 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 लिखिए। राइट साइड मत लिखिएगा बच्चों, केवल लेफ्ट साइड लिखिएगा। बोलो बच्चों, आप पॉइंट बोलो। लिखिए पहला पॉइंट। बोलिए, आ रही आवाज, बोलिए। हम्म। देखिए कॉन्सेप्चुअली मुझसे पूछें तो जीरो लेना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप -100 ले लीजिए, -300 ले लीजिए, +10 ले लीजिए, +20, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि जीरो ही लेना है। लेकिन जीरो ही लीजिएगा। कारण क्या है कि जीरो को जोड़ना घटाना किसी नंबर के साथ बहुत आसान होता है। जैसे मान लीजिए मैं इसको बोल दूं कि मैं जीरो नहीं लूंगा, मैं -10 लूंगा, तो जो पॉइंट वन की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे आप mgh -10 लिखेंगे, है ना? आप ऐसे लिखेंगे mgh प्लस माइनस ऑफ 10। लेकिन यार -10 कौन जोड़ेगा घटाएगा? तो हम लोग रेफरेंस पे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, तो जीरो ले लेते हैं। अब जीरो को किसी चीज के साथ जोड़ना घटाना बहुत आसान होता है, इसलिए जीरो ले लेते हैं। नहीं नहीं, ये सवाल में नहीं दिया रहता है। आप कहीं पे भी रेफरेंस ले सकते हैं, वो कोई छूट नहीं। लेकिन हाँ, जैसे एक सवाल में आप लगाते समय पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते समय एक पॉइंट पे आपने रेफरेंस ले लिया, तो उसी सवाल में फिर वापस से चेंज मत करिए। कि जैसे आप उस सवाल का पहला पार्ट, पार्ट ए बी है, दो पार्ट हैं, पहले पार्ट में आपने रेफरेंस यहाँ मान लिया, फिर अगला पार्ट करते समय आप यहाँ रेफरेंस मान, तो फिर उसमें हो सकता है आंसर गड़बड़ हो जाए। एक सवाल के लिए एक ही रेफरेंस मानिएगा, बाकी आप कहीं भी ले सकते हैं। बोलिए। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इस बात पे थोड़ी डिपेंड करता है कि आपने रेफरेंस का, मान लीजिए कोई भी सवाल हो, है ना, वो आपसे एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नहीं पूछेंगे, इतना विश्वास रखिए। क्योंकि एब्सोल्यूट एग्जामिनर भी पता है ना उसको कि एब्सोल्यूट वैल्यू तो कहीं पे भी रेफरेंस लेगा बच्चा तो अलग अलग आएगा, तो वो कभी नहीं पूछेगा आपसे, चेंज पूछेगा। चेंज रेफरेंस पे नहीं डिपेंड करता, वो बोलेगा कि इस पॉइंट से लेकर पॉइंट वन तक चले गए, बताइए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। आप रेफरेंस कहीं भी लो, एमजीएच ही आएगा। ठीक है, बच्चों लिखवाऊं पॉइंट? लिखिए पहला पॉइंट, एट रेफरेंस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज जीरो। एट रेफरेंस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज जीरो। अगला पॉइंट लिखिए, इफ वी गो अप
we go up, if we go up, UP up. If we go up, change in potential energy is positive. मतलब आप लिख लेना डेल्टा यू पॉजिटिव. इफ वी गो अप, डेल्टा यू इज पॉजिटिव. इफ वी गो अप, डेल्टा यू पॉजिटिव. अरे भैया कहाँ से सुनते हो? कहाँ बोला नेगेटिव बेटा? लिखवाया हुआ है देखो, कहाँ नेगेटिव? हाँ हाँ हाँ. कहाँ लिखा हुआ है डेल्टा यू पॉजिटिव? तो लिखा हुआ है. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव इफ यू गो अप. फॉर गोइंग डाउन. हाँ. एक तो ऐसा कहाँ नहीं बढ़ेगी जब ऊपर जाएंगे. हाँ तो ऊपर जाने पे बढ़ेगी ना. अरे दादा तो चेंज ही तो हुआ, बढ़ेगी या घटेगी? तो चेंज डेल्टा यू तो क्या लिखोगे? सुबह सुबह क्या नाश्ता वास्ता किए तुम लोग? देखो, इफ यू गो अप, चेंज इन पोटेंशियल इज पॉजिटिव. फॉर गोइंग डाउन, डेल्टा यू इज नेगेटिव. ठीक. बच्चों ये जो मैंने दो पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं ना, ये कि ऊपर जाते वक्त डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, नीचे जाते वक्त चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा. मतलब जैसे आप रेफरेंस लाइन से ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, रेफरेंस लाइन से नीचे आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी, मतलब अगर आप अर्थ की तरफ आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, आप अर्थ से दूर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी. तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, जैसे जैसे आप नीचे आएंगे पोटेंशियल एनर्जी घटेगी. अब इस चीज पे डिपेंड नहीं करता बच्चों कि आपने रेफरेंस कहाँ लिया है. ठीक है. चेंज नेगेटिव होगा अगर आप अर्थ की तरफ आ रहे हो, और चेंज पॉजिटिव होगा अगर आप अर्थ से दूर जा रहे हो. ठीक है. अभी बच्चों जो ये दो पॉइंट्स है ना, कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ नेगेटिव होगा, ये केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए ही है ना. जब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे बच्चों, तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव मतलब वो अलग एकदम टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो जाएगा. तो ये जो कि आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव होगा, ये केवल और केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए. बच्चों इस चीज का ध्यान रखिए. और थोड़ा सा एक चीज समझते हैं बच्चों. किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है बच्चों तो पूछ लो, अदरवाइज हम लोग डिस्कशन करते हैं. इतना क्यों इरिटेट हो रहे हो तुम लोग? एकदम क्लियर है क्या तुम लोग को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? खैर. हाँ. और एक चीज और बच्चों की, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है ना, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन है ना. ये भी एक चीज थोड़ा सा आप देखो समझो यहाँ पे. जैसे मान लीजिए कि ग्राउंड पे है ब्लॉक. ठीक है. ग्राउंड पे ब्लॉक है, कुछ जीरो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे. ठीक है. ग्राउंड पे ब्लॉक है, मैं यहीं पे इसको रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ. ठीक है. तो ग्राउंड पे ब्लॉक है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ से आप h हाइट ऊपर ले जाते हो ब्लॉक को. h हाइट आप ब्लॉक को ऊपर ले जाते हो, तो जो यहाँ पे ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी बच्चों, वो mgh हो जाएगी. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस लाइन ले लिया है, तो ऊपर mgh पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी. अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन के भी बराबर होगी. मतलब आप ये मानो कि कोई ब्लॉक है. ठीक है. कोई कोई एक्सटर्नल एजेंट ही तो बच्चों इसको यहाँ से यहाँ तक ले गया होगा ना ऊपर की तरफ. उसने कुछ ऊपर की तरफ फोर्स लगाया होगा एक्सटर्नल एजेंट ने, है ना, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा. और उस ग्रेविटी के अगेंस्ट जो फोर्स लगा होगा, उसकी वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट आया होगा. तो एक और बच्चों एक्सटेंशन है इसी चीज का, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is equal to negative of the work done by conservative forces. It is also equal to work done by external agent. ठीक है. ये हमेशा ट्रू है बच्चों, है ना, किसी भी पोटेंशियल एनर्जी के लिए ट्रू है. ऐसा नहीं कि केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए ट्रू है, ये सबके लिए ट्रू है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस. ये तो डेफिनेशन हो गई, है ना. उसके साथ एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन के भी बराबर होगी. बस इसमें कंडीशन बच्चों इतना ये है कि जब आप पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो उसका स्पीड नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब स्पीड में चेंज नहीं होना चाहिए. तो ये ट्रू है
इसके साथ एक कंडीशन है बच्चों कि चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो, यानी पार्टिकल को जो मूव करना चाहिए वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करना चाहिए। ठीक है, तो जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा वो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस के बराबर होगा। ये बराबर होगा एक्सटर्नल वर्क के। बच्चों क्योंकि आप सोचो बच्चों, जैसे यहाँ पे ग्राउंड पे है जीरो एनर्जी है और आपने इसको कुछ h हाइट डिस्प्लेस कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे उसके पास जो एनर्जी आ गई वो 100 जूल आ गई। ठीक है, तो ये 100 जूल आई कहां से होगी? क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट ने इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस किया होगा, तो एक्सटर्नल एजेंट के कुछ एफर्ट्स लगे होंगे। एक्सटर्नल एजेंट ने जितनी एनर्जी खर्च की होगी वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर हो गई। तो ये भी बच्चों वैलिड स्टेटमेंट है। बस इसमें ध्यान रखना है कि जो चेंज इन स्पीड है वो जीरो हो। अगर मान लीजिए इसने एक तेज स्पीड से कर दिया चेंज, मतलब ऐसे फोर्स लगा के ऊपर ले गया है जहां पे स्पीड में चेंज हो रहा है, तो फिर हम ये नहीं बोल पाएंगे, फिर एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये वाला पॉइंट भी बच्चों लिखिए, अगला पॉइंट, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज, इट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और उसके लिए कंडीशन लिख लीजिए इसी पॉइंट में, जो हम लोग पॉइंट्स लिख रहे थे वही पॉइंट लिख लीजिए में। बोलिए बेटा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस, बिल्कुल। ये देखो, यहां तक जब हम लोग निकाल रहे हैं ना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसमें कहीं पे भी मैंने ये डिस्कशन नहीं किया कि रेफरेंस लाइन आप यहां ले लो या रेफरेंस लाइन यहां ले लो। आप कहीं पे भी रेफरेंस लाइन ले लो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो वर्क डन करेगा ग्रेविटी, वो mgh के बराबर होगा। तो आपको रेफरेंस लेने की कोई जरूरत नहीं। जब आप इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना चाहते हो, स्पेशली पॉइंट की, तो देखो फिर मुझे लिखना पड़ा कि जो इनिशियल पॉइंट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जीरो मानेंगे, तब पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 विल बी mgh। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है उसमें इस बात का कोई फर्क नहीं है कि आप रेफरेंस कहां लेते हो। आप रेफरेंस यहां लो, यहां लो, यहां लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका देखो निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब यहां से यहां तक जाने में जितना वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स ने किया होगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। उसके लिए कोई रेफरेंस लाइन की जरूरत नहीं है। रेफरेंस लाइन की जरूरत कहां पड़ी? जब आपको किसी पॉइंट पे बताना होगा पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि कहीं ना कहीं आपको रेफरेंस, क्योंकि डिफाइन तो चेंज है ना, तो कहीं ना कहीं तो आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो जब किसी एक पॉइंट की बतानी होगी तो रेफरेंस लेंगे, यानी जब एब्सोल्यूट बतानी होगी तो रेफरेंस लेंगे, जब चेंज बतानी होगी तो रेफरेंस लाइन का कोई मतलब नहीं है, वो डायरेक्ट mgh लिख दो आप। ठीक है, या जितनी भी वैल्यू आती है वो डायरेक्ट लिख दो, वो रेफरेंस लाइन पे डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर है क्या बच्चों सबको ये? और ये सबके लिए ट्रू है, ये स्प्रिंग फोर्सेस के लिए भी ट्रू है। अभी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग पढ़ेंगे, तो ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी ट्रू है कि चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस कहां ले रहे हो, लेकिन अगर आपको एब्सोल्यूट बतानी है तो फिर रेफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट वाला पॉइंट बच्चों लिखा सबने? आगे बढ़ते हैं बच्चों, होपफुली ये लिख लिया ना तुम सबने? अरे लिखो। ठीक, अब जो इसका उल्टा करते हैं हम लोग थोड़ा सा, कि पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें पता है तो पोटेंशियल एनर्जी से हम लोग फोर्सेस कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन। जैसे बच्चों डेल्टा यू बराबर निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो मैं केवल एक्स डायरेक्शन, अब इसको जनरलाइज कर लेंगे तीनों एक्सेस के लिए, लेकिन केवल एक्स के लिए पहले पढ़ लेते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बच्चों डेल्टा यू को मैं लिख देता हूं डी यू फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डी यू, निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस बच्चों हम लोग लिख देंगे इसको एफ, ठीक है, इनटू dx, है ना। ऐसा मान रहे बच्चों फोर्स भी x एक्सिस में है, डिस्प्लेसमेंट भी x एक्सिस में है, दोनों के बीच का एंगल 0 cos 0 1, तो du बराबर माइनस एफ डी एक्स। तो बच्चों यहां से फोर्स का जो x कंपोनेंट आ जाएगा वो माइनस ऑफ du बाई डी एक्स। ठीक है, तो बच्चों अगर कहीं आपको पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपसे फोर्स निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको क्या करना है, वेक्टर एफ, मतलब जो एक्स कंपोनेंट होगा बच्चों फोर्स का वो हो जाएगा माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, मतलब पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
फोर्स का y कंपोनेंट निकालना होगा बच्चों, तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे माइनस डेल यू बाई डेल वाई, और फोर्स का z कंपोनेंट निकालना होगा तो आप बच्चों इसको लिख देंगे माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल z। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी का आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको फोर्स निकालना है तो बच्चों उसके x, y और z कंपोनेंट कुछ इस तरह से होंगे कि fx जो होगा माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, fy माइनस डेल यू बाई डेल वाई, fz माइनस डेल यू बाई डेल z। ठीक है, ये बच्चों लेकिन सुनिए, ये आप तब लगाइएगा जब पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है एक्स, वाई और जेड का। ठीक है, अब अगर पोटेंशियल एनर्जी में केवल एक ही वेरिएबल है, अब वो वेरिएबल आर हो या एक्स हो, जैसे एक ही वेरिएबल है बच्चों तो फिर आपको यही लगाना है, तो ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन हो एक्स का। ठीक है, एक वेरिएबल है बच्चों तो जो भी वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अगर तीनों वेरिएबल हैं तो फिर एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई कंपोनेंट निकालने के लिए वाई के रेस्पेक्ट में, और जेड कंपोनेंट निकालने के लिए जेड के रेस्पेक्ट में। मेरी बात समझ में आई बच्चों सभी को? बोलो जल्दी से। लिखिए, थोड़ा सा मैं हेडिंग लिखवाता हूं इसमें, फिर ये नोट कर लीजिएगा। कैलकुलेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। बच्चों ये नोट कर लीजिए सब। बच्चों इस पे एक एग्जांपल करें हम लोग, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी गिवन है। हाँ हाँ लिखिए लिखिए, हाँ हाँ लिखिए लिखिए लिखिए। इसमें इसको पढ़ेंगे ऐसा, अगर मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डेल यू बाई डेल वाई का मतलब पोटेंशियल एनर्जी को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, और इसी तरह से डेल यू बाई डेल जेड। ठीक, एक बच्चों सवाल करते हैं, थोड़ा सा तुम लोग को आइडिया लगेगा कि कैसे इसमें क्या करना है। मान लीजिए बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कुछ ऐसा दिया हुआ है, ए एक्स माइनस बी एक्स क्यूब, या ए एक्स माइनस टू बी एक्स स्क्वायर। बच्चों आपसे पूछ लिया, बताओ फोर्स की वैल्यू क्या होगी एट एक्स बराबर 2a। चलिए बच्चों बताइए फोर्स की वैल्यू कितनी होगी एट एक्स बराबर 2a। तो इसमें देखिए बच्चों पोटेंशियल एनर्जी केवल x का फंक्शन है, तो आपको बस x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके x बराबर 2a डाल देना है। किसी का आंसर आ जाए बच्चों तो बता सकते हो आप। -8 + 8ab। ठीक है, तो बच्चों फोर्स की वैल्यू पूछी गई है एट एक्स बराबर 2a, तो आप फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे, माइनस du बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर आप बेटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ये है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने में बच्चों a बचेगा, और 2bx। बच्चों सही है ना? बोलिए बेटा। सॉरी 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 सॉरी, हाँ 4bx होगा।
ये होगा 4bx, बिल्कुल। अब करेक्ट है। और फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? आप 4bx माइनस ए हो जाएगी। और ये फोर्स का एक्सप्रेशन है बच्चों, और x बराबर 2a पे पूछा गया, तो 4b इंटू 2a माइनस ए जो ये बन जाएगा तुम्हारा 8ab माइनस ए। इतने फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है ना सबको? कितने लोग का सेम आया था? एक बार हाथ उठाइए तो। वेरी गुड। तो अगर बच्चों पोटेंशियल एनर्जी केवल आपको x का फंक्शन दिख रहा है और आपसे फोर्स की बात की जाए, तो आप सिंपल एक बार डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसी में बच्चों अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं और आपको पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरह से दे दूं, मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी बराबर 8x² y, और आपसे पूछ दूं कि बताओ फोर्स वेक्टर कितना होगा एट, फोर्स की वैल्यू बता दीजिए बच्चों एट 1, तो बच्चों मुझे एक चीज बता दो, फोर्स के कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे? दो कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट, एक ही कंपोनेंट? दो कंपोनेंट, एक्स एंड वाई। बिल्कुल, बिल्कुल। अब बच्चों इसमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना होगा, तो एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, वाई कंपोनेंट निकालने के लिए वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, फिर पॉइंट की वैल्यू रखनी है, तो फोर्स वेक्टर आ जाएगा। बच्चों किसी का आंसर आ जाए तो आप बता सकते हो, जो भी आंसर है। ठीक है, ठीक है। एक ही आ रहा है कंपोनेंट, आपने रिजल्टेंट बता दिया क्या? ओके, अच्छा, तो जो कुछ बच्चे ने जोड़ दिया उसको, ऐसे जुड़ेगा नहीं बेटा वो, है ना, -32i -8j ऐसा करके बताना होगा। कोई नहीं। देखिए बच्चों, अगर फोर्स के कंपोनेंट्स निकालने हैं तो सबसे पहले एक्स कंपोनेंट देख लीजिए बच्चों, जिन लोग का आ गया था बहुत बढ़िया, जिन लोग का नहीं आया देखिए जरा। तो एक्स कंपोनेंट होगा माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, चूंकि एक्स और वाई दोनों का कंपोनेंट है, तो एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए आपको एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा, तो माइनस डेल डेल एक्स ऑफ 8x² y। तो जब भी पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, तो जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसके अलावा जो भी है वो सब वेरिएबल होगा। मतलब जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसके अलावा जो सब है वो कांस्टेंट की तरह। हाँ, तो जैसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं बच्चों, तो 8y कांस्टेंट हो जाएगा, तो बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों, ये 2x बचेगा, और ये माइनस फॉर्मूले से तो माइनस आ जाएगा। तो पहले वाले का जो आंसर आएगा बच्चों, वो आ जाएगा -16xy। ठीक है, और इसमें चलिए वैल्यूज रख लेंगे बाद में। y कंपोनेंट निकालेंगे तो माइनस डेल यू बाई डेल वाई, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट। तो बच्चों जब x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो 8x² बाहर आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले से 8x² बाहर। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, तो बच्चों y कंपोनेंट -8x² आ जाएगा। वैल्यूज रखेंगे तो x की वैल्यू है बच्चों 1, तो 1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा -8x कंपोनेंट। और अगर y कंपोनेंट निकालेंगे बच्चों तो -16x वैल्यू 1 है, और y वैल्यू 2 है, -32। तो बच्चों आप फाइनल रिपोर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, -32 आई कंपोनेंट और -8 जे कंपोनेंट। क्लियर है क्या बच्चों सबको? कितने लोग के दोनों कंपोनेंट आ गए थे? एक बार हाथ उठा दीजिए तो। ठीक है। हाँ नहीं, 40 तो नहीं मिल रहा है। कौन है? बंद कर लीजिए माइक, डांटते समय दोस्तों को कृपया माइक बंद कर लें। तो -32i -8j बच्चों, अगर इसमें मैं एक और कंपोनेंट जोड़ देता, करा नहीं रहा हूं, बस ऐसे ही बोल रहा हूं। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे और ऐसा लिख देता कि f बराबर 8x³ y² z, तो बच्चों कितने कंपोनेंट्स आते? सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी बराबर 3 कंपोनेंट, और तीनों x कंपोनेंट निकालते तो x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, y कंपोनेंट के लिए y के रेस्पेक्ट में, और z कंपोनेंट z के रेस्पेक्ट में। बिल्कुल। अब मैं आपसे पूछ देता कि फोर्स की वैल्यू बता दो एट 1 2 3, तो बच्चों फिर क्या करते हैं आप? जो भी आया उसमें 1 2 3 वैल्यूज रख देते हैं एक्स वाई और जेड की, है ना? तुमको एक्स वाई और जेड तीनों कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए बच्चों, एक एक पॉइंट लिख लीजिए इसी में आगे, फिर बाकी का डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे। लिखिए नोट बना के।
at equilibrium net force is equal to 0. At equilibrium, net force is equal to 0. बच्चों इक्विलिब्रियम के केस में आपको क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी कुछ दिया हुआ है सम फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। हालांकि बहुत अगर एडवांस प्रॉब्लम में जाएंगे तो एक्स वाई जेड तीनों के फंक्शन आ सकते हैं, पर हमें हमें जो है मेनली फोकस करना है जहाँ पे फोर्स पोटेंशियल एनर्जी केवल एक्स का फंक्शन है ना। होने को तो बच्चों तीनों का हो सकता है, पर हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है। हमें केवल उसके लिए चिंता करनी है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एक्स का फंक्शन है। और आपसे इक्विलिब्रियम की बात की जाए बच्चों, तो इक्विलिब्रियम में आपको पता है कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए, है ना, फॉर इक्विलिब्रियम, अदरवाइज सिस्टम एक्सेलरेट कर जाएगा। तो नेट फोर्स 0 के लिए क्या होता है बच्चों, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स, है ना। तो जब बच्चों इक्विलिब्रियम की बात होगी तो इक्विलिब्रियम पे फोर्स 0 होना चाहिए, तो माइनस डेल यू बाई डेल एक्स बराबर 0 होना चाहिए। इसका मतलब डी यू बाई डी एक्स बराबर 0 होना, ठीक है। तो जब भी बच्चों इक्विलिब्रियम की बात की जाएगी कि बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन ये है, बताओ किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम मिलेगा, तो आपको उसको एक बार डिफरेंशिएट करके उसको 0 के बराबर कर देना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आप सभी को? बोलिए। ये 3 लाइनें जल्दी से लिखिए, फिर एक सवाल करके फिर एंड करेंगे। जहाँ पे मैंने वो लाइन लिखवाई है लास्ट वाली, उसके बाद आप ये 3 पॉइंट लिख लीजिए, मतलब ये नोट कर लीजिए। बिल्कुल। मतलब कांस्टेंट क्या, खैर ये मैं बताता हूँ बेटा इक्विलिब्रियम पे क्या होगा। कांस्टेंट नहीं, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। हाँ, डन है बच्चों। हाँ, बस बस एक लास्ट सवाल करना है, बस 2 मिनट रुकिए। अब बच्चों जैसे ये सवाल दिया है ए एक्स माइनस टू बी एक्स स्क्वायर, बच्चों इसी में पूछ देता, इसी सवाल में, ये वाला जो सवाल है, एट व्हाट पॉइंट देयर इज इक्विलिब्रियम, एट व्हाट पॉइंट देयर इज इक्विलिब्रियम। तो बच्चों फिर कैसे करते हैं हम लोग, अगर आप लोग निकाल पाए। बिल्कुल। अगर बच्चों यहाँ पे पूछ दिया जाए कि ये फोर्स, ये पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है, आप बता दीजिए किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, तो बच्चों अभी हम लोगों ने सीखा है कि डी यू बाई डी एक्स जहाँ पे 0 होगा वही इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। तो अगर बेटा इसको डिफरेंशिएट कर देंगे एक बार, तो ये बन जाएगा a माइनस 4bx, ये बराबर बच्चों 0 होगा। तो यहाँ से देखिए a बराबर 4bx आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी a डिवाइडेड बाई 4b। ये पॉइंट किसका होगा बच्चों, बोलिए जल्दी से। इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। और यहाँ पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा बच्चों, इस पॉइंट पे x बराबर 0 होगा, ठीक है। अब 3 टाइप के इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। तो जब हम लोग अगली क्लास में यानी कल मिलेंगे तो उन पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, बाय। हाँ हाँ करा देंगे बेटा, वो सर्कुलर मोशन प्रायोरिटी में है ना, तो हो सकता है कल ही शुरू कर दो, नहीं तो परसों अगली क्लास में तो हो ही जाएगा, ठीक है। हो जाएगा बिल्कुल मैम, हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर उसका सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। आप लोग परेशान ना होइए, मेरी जिम्मेदारी है।